हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनएमटीसी 2025 जूनियर पेपर के सब्जेक्टिव पार्ट के सॉल्यूशंस को, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 1 to 15 जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट था वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में अपलोड कर दिया था। तो आप लोगों को अगर फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप एनएमटीसी जूनियर लेवल पार्ट 1 वाली वीडियो में देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम 16th question से A, B, C are real numbers such that B minus C is equals to 8 and B into C plus A square plus 16 is equals to 0। चलो तो पहली इक्वेशन से B की वैल्यू निकाल लेंगे तो C plus 8 आएगी, ठीक। और सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं ये B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, B की जगह पे तो C plus 8 इंटू C प्लस A स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन अप करते हैं, C स्क्वेयर प्लस 8C प्लस 16 इसके साथ ले लेते हैं एंड दिस इज प्लस A स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये तीन टर्म्स ये हमें क्या बता रहा है, क्या बना रहा है, ये हमारे यहाँ पे दिस इज C प्लस 4 होल स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर और आ गया। तो अब देखो अगर दो नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना दे रखा है मुझे, 0। दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर उनके स्क्वायर्स का सम 0 आया दैट मीन्स दोनों के दोनों नंबर्स 0 हो जाने चाहिए। तो A 0 एंड C प्लस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू तो मुझे मिल गई 0, C की वैल्यू मिल गई -4, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C प्लस 8 था सो -4 प्लस 8 यानी कि +4। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था A टू द पावर 2025। तो 0 टू द पावर 2025 प्लस B कितना है 4 की पावर 2025 और C कितना है -4। तो -4 की पावर अगर मैं 2025 करती हूँ तो ये -4 की पावर 2025 माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। सो आंसर इज 0। चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है। यस, हमारा आंसर यहाँ सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन पे। f ऑफ x ये दे रखा है वेर x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड हमें निकाल, और एक और चीज दे रखी है f ऑफ x इज 2025 का स्क्वायर। f ऑफ x मतलब कि इस फंक्शन में वापस से x की जगह पे यही वैल्यू रखनी है फंक्शन की वैल्यू। तो f ऑफ x पहले निकाल लेती हूँ, ये कितना होगा मेरा, दिस इज 2025 और x को हमने फिर से लिख दिया 2025 x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो इस x को फिर से लिख दिया 2025 x अपॉन x प्लस 1 प्लस 1। और ये किसके इक्वल दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू 2025 स्क्वायर के, ठीक। तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 2025 स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये तो न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में x प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2025x प्लस x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 कैंसिल आउट और इक्वल्स टू 2025 स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। यानी कि अब मेरे पास क्या रह गया, x अपॉन 2025 x या 2026 x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2026 x प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आ जाएगी -1 अपॉन 2025। चेक कर लेते हैं क्या यही हमारा आंसर है, +1। 1
नहीं, आंसर शुड बी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रख लेना, इट शुड बी -1/2025. दिस शुड बी दी करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. चलो इसको सॉल्व करके इसके रूट्स का सम निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिंग कर दें क्यूब रूट हटाने के लिए. तो ये क्या बन जाएगा, 16 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स का होल क्यूब. सो 16 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस एक्स क्यूब माइनस 12x इंटू 4 माइनस एक्स. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. सो 12x इंटू 4 माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, 64 माइनस 16 के. और आई कैन से 12 इंटू 4 48x माइनस ऑफ 12x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना रह गया, 48. 12 माइनस 12 पूरी इक्वेशन में से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ये कैंसिल. अब क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b बाय a, यानी कि माइनस ऑफ -4/1. सो आंसर शुड बी +4. सम ऑफ द रूट शुड बी इक्वल टू 4 आना चाहिए. यस, 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इन द एडजॉइनिंग फिगर 2 क्वाड्रेंट्स टचिंग एट B. ये दोनों क्वाड्रेंट्स एक दूसरे को B पे टच कर रहे हैं. ठीक है. CE is joined by a straight line. Choose whose midpoint is F. Then the measure of angle CED. हमें इस एंगल का मेजर चाहिए. ठीक है, यही चाहिए हमें. तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट है, यानी कि AC लाइन और AB लाइन सेम लेंथ की है. ठीक है, ये वाला भी क्वाड्रेंट है, यानी कि ये BD लेंथ और ये ED लेंथ ये भी सेम मेजर की है. ठीक, अब एक काम करती हूँ मैं, ज़रा यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन करती हूँ. क्या कंस्ट्रक्शन करती हूँ, इस CB को ज्वाइन करती हूँ, इधर से BE को ज्वाइन करती हूँ. ठीक, तो अभी देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. और A एंगल 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एंगल्स कितने कितने आ गए मेरे पास, 45 डिग्रीज ईच. ठीक, सेम वे BED भी राइट एंगल्ड एट D है और BD और ED इक्वल है. दैट मीन्स ये एंगल भी 45 आ गया और इधर से ये इतना एंगल भी 45 आ गया. ठीक, अब जरा एंगल CBE निकालते हैं. ये एंगल, तो ये कितना होगा, टोटल एंगल इज 180. 180 में से 45 प्लस 45 90 माइनस कर दिया, तो ये कितने डिग्री, 90 डिग्री का एंगल आ गया. और हमें पता है 90 डिग्री का एंगल हमेशा सेमी सर्कल में बनता है. दैट मीन्स CE should be the diameter of a semicircle which passes through C, B and E. और F उसका सेंटर हो गया, यानी कि CF लाइन इस FE लाइन के इक्वल है और वही चीज इधर BF के भी इक्वल होनी चाहिए. ठीक, अब देखो फिर से, अगर EF और FB इक्वल है, इस एंगल को अल्फा ले लेते हैं. दो इक्वल साइड्स हैं FB और FE, तो ये भी अल्फा हो गया. और ये टोटल CED एंगल हो गया हमारे पास 45 प्लस अल्फा. ठीक,
अब अगर हम इधर एंगल की बात करें, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, CF और FB, ठीक है, मतलब कि ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, होगा ना। और ये कितने डिग्रीज के आएंगे ये एंगल? देखो ये तो नहीं निकल पाएंगे, तो एक काम और करते हैं, हम जरा FD लाइन को भी ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, BD रेडियस है इस बड़े वाले क्वाड्रेंट की, FD भी तो रेडियस है, D तो सेंटर पॉइंट होगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल आ गई। दिस कंप्लीट एंगल इज 45 प्लस अल्फा, तो ये कंप्लीट एंगल भी 45 प्लस अल्फा होना चाहिए। अब FD भी रेडियस है और ED भी रेडियस है, ये कंप्लीट एंगल 45 प्लस अल्फा है, तो ये कंप्लीट एंगल भी 45 प्लस अल्फा होना चाहिए। अब जरा ऑब्जर्व करो ट्राइंगल FBE को, ट्राइंगल FBE, इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास सारे एंगल्स अल्फा की टर्म्स में आ रहे हैं। एंगल F इज 90 प्लस 2 अल्फा प्लस E एंगल और इधर जो B एंगल है वो दोनों मिला के 2 अल्फा हो रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 4 अल्फा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 बाय 4 दैट इज 22.5 डिग्रीज। तो अल्फा मेरे पास आ गया 22.5। तो कंप्लीट एंगल FED कितना हो जाएगा? FED कहो चाहे CED कहो एक ही बात है। सो दिस शुड बी 22.5 प्लस 45 डिग्रीज, तो आंसर आना चाहिए 67.5 के इक्वल। चेक करते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज 67.5 डिग्रीज। चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of k for which this equation has exactly 3 positive integer solution है। तीनों के तीनों कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन है। चलो अब क्यूबिक है, इसके 3 जीरोस अज्यूम कर लेते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा आर दी 3 जीरोस। मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? माइनस ऑफ बी बाय, सो 6 के इक्वल। अब तीनों के तीनों पॉजिटिव जीरोस हैं, तो अल्फा बीटा गामा की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? या तो ये हो जाए 1 1 4 तो 6 हो रहा है, या ये हो जाए 2 2 2 तब 6 हो रहा है, या ये हो जाए 1 2 3। इन तीनों कंडीशन में इसकी वैल्यू 6 हो रही है, ठीक है। और कोई पॉसिबल केस नहीं आ रहा है ना भाई। जीरोस हैं तो 1 3 2 लो चाहे 1 2 3 लो, एक ही बात है, तो इनको घुमा करके तो लेना नहीं है, ठीक। अब आगे चलते हैं। हमें पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होगा? पॉजिटिव ऑफ 11 के। तो ट्राई कर लो इसमें से किससे ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ 1 2 3 से, क्योंकि देखो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 1 3 प्लस किया, टोटल इज 11। सो एक ही कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज 1 2 3। सो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या क्या हो जानी चाहिए? 1 2 3, ठीक है। अब तीसरी टर्म क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस ऑफ 6 माइनस के इक्वल है, और अल्फा बीटा गामा हमारे क्या आ गए थे? 1 2 3। तो ये प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाना चाहिए? 1 इंटू 2 इंटू 3 के इक्वल।
सो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6, तो k की वैल्यू क्या हो गई 12। तो आंसर हमारा यहाँ क्या आ जाना चाहिए 12, k की वैल्यू ही निकालनी थी, सो आंसर इज 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 3-digit numbers of the form AB5 which are divisible by 9। 9 की divisibility, sum of the digits should be divisible by 9। मतलब कि अगर मैं a प्लस बी प्लस 5 करूं तो या तो ये 9 आ जाए, या ये 18 आ जाए, या ये 27 आ जाए, इससे ज़्यादा जा नहीं सकता। ठीक, क्योंकि 9 प्लस 9 प्लस 9 27 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। ठीक, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 माइनस कर देते हैं, या तो ये 4 हो जाए, या ये 13 हो जाए, या फिर 22 हो जाए। अब दो डिजिट्स a प्लस बी 9 प्लस 9 मैक्सिमम 18 तक जा सकता है, तो ये केस फिर से नहीं आ सकता। मतलब कि मेरे पास दो ही कंडीशन बच गई, a प्लस बी या तो 4 हो या फिर a प्लस बी मेरे पास 13 हो। तो केसेस बना लेते हैं। 4 के लिए क्या क्या केसेस बन जाएंगे, 40 मतलब 4,0 a और b की वैल्यू, a पे 0 नहीं आ सकता। ठीक, 2,2 4 सम आ गया, देन 1,3 या 3,1 डिजिट्स हैं ये, तो 1 3 तो 135 नंबर बना देगा, 3 1 तो 315 बना देगा, दोनों ही 9 से डिविजिबल आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों केसेस ले लिए। ठीक, अब इधर देख लेते हैं 13 सम वाले, तो 1 के साथ क्या आ जाएगा 12, 1 के साथ नहीं आ सकता, 2 के साथ नहीं आ सकता, 3 के साथ नहीं आ सकता, 4 से स्टार्ट होगा ये, 4,9 तो साथ में 9,4, 5,8, 8,5, 6,7 एंड 7,6, इससे ज़्यादा डिजिट्स नहीं जा सकती। तो टोटल कितने पॉसिबल केसेस आ रहे हैं 10। आंसर शुड बी 10। यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज दिस देन द वैल्यू ऑफ, ओके, √a² - 2/6। सबसे पहले तो a² निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा 2025 का क्यूब माइनस 2023 का क्यूब। ठीक, अब a² को इधर हम क्या करते हैं, इन दोनों 2025 और 2023 दोनों को 2024 की टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, दिस इज 2024 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2024 माइनस 1 का क्यूब। सिंप्लीफाई करें इसे, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी दोनों के लिए ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा a क्यूब, तो 2024 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a² b, सो 3 इंटू 2024 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2024। ठीक, अब इसको ले लेते हैं, ये माइनस बाहर है तो सारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, a क्यूब की जगह पे माइनस ऑफ a क्यूब 2024 क्यूब प्लस 1 क्यूब, देन a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस की जगह पे माइनस 3 इंटू 2024 स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू 2024। जब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो देखो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल आउट हो रही हैं, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। ठीक, तो इन a² किसके इक्वल आ जाएगा, इसको ऐड किया 2 प्लस इन दोनों में से 2024 कॉमन ले लेते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 2020। एक मिनट, हमने एक जरा सी गलती कर दी, ये गलती क्या कर दी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी, टर्म्स कैंसिल जो होंगी वो ये दोनों होंगी। देख लो वापस एक बार, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b
प्लस 3ab² और a³ प्लस b³ a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² होता है। तो ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 2024 का स्क्वायर। तो क्या टर्म कैंसिल हो रही है? ये वाली दोनों टर्म। तो ये ऐड होके इधर स्क्वायर आ गया। सो a² माइनस 2 की वैल्यू क्या हो गई? 6 इंटू 2024 स्क्वायर। तो a² माइनस 2 अपॉन 6 इज 2024 का स्क्वायर, और जैसे ही इसका स्क्वायर रूट लोगे आंसर इज 2024। ठीक, चेक कर लेते हैं। यस, 2024 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ओलंपियाड एग्जाम 12% of the student who appeared from a class did not solve any problem, 32% solved some mistake and 14 students solved the paper fully. Correct. Okay. तो एक काम करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ को, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं, इसे हम 100x अज्यूम कर लेते हैं। जब हमने इसे 100x अज्यूम कर लिया तो अब क्या हो गया? 12% ने अटेम्प्ट नहीं किया है ना। डिड नॉट सॉल्व वाले कितने हो गए? डिड नॉट सॉल्व विल बी 12x, ठीक। एंड मिस्टेक से सॉल्व करने वाले कितने हो गए? 32x। सो टोटल कितना हो गया जिन्होंने गलत किया? दिस इज 44x। सो कंप्लीटली करेक्ट सॉल्व करने वाले कितने हो गए? 56x, 100x माइनस 44x, एंड दिस 56x इज इक्वल्स टू 14। तो 100x किसके इक्वल हो जाएगा? 14/56 इंटू 100. So this is 25. So the number of students who appeared for the exam were 25 only. Yes, the answer 25 is correct. चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. When a is equals to 2025, the numerical value for this is, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों तरफ मॉड का साइन है, तो मॉड के साइन के लिए मुझे पता है कि या तो ये वैल्यू पॉजिटिव से ओपन होती है या नेगेटिव से होती है ना। दोनों के लिए डिपेंड करेगा। तो मुझे अब चेक करना है कि ये वैल्यूज पॉजिटिव से ओपन करनी है या नेगेटिव से, या एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से। ठीक, तो सबसे पहली चीज मैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ले लेती हूँ। अगर हम इसकी बात करें तो इनमें से देखो, इन तीन में से मैं a कॉमन ले लूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा? 2a² माइनस 3a माइनस 2 और प्लस 1। तो a ये फैक्टराइज हो रहा है, 2a² माइनस 4a प्लस a माइनस 2। ठीक, तो ये किस में फैक्टराइज हो गया? एक तो a माइनस 2 और दूसरा 2a प्लस 1। अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू a की 2025 पुट करूं, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और प्लस 1 इज ऑल पॉजिटिव। दैट मीन्स फॉर a इक्वल्स टू 2025, दिस होल टर्म, द फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव। ठीक, ये तो पॉजिटिव आ जाएगी। अब हम सेकेंड वाले टर्म की बात कर लेते हैं। इस टर्म की बात करते हैं। इसमें 2025 है, इसको पहले a ही लिख देते हैं, यानी कि ये क्या बन गया? 2a³ माइनस 3a² माइनस 3a और माइनस a, यानी कि माइनस 4a। इसमें से भी a कॉमन आ रहा है, ये क्या बन गया? 2a² माइनस 3a माइनस 4। ये फैक्टराइज नहीं हो रहा ना। चलो 4 को मैं क्या करती हूँ? -5 प्लस 1 लिख देती हूँ। कर सकते हैं, -4 था तो -5 प्लस 1 लिख दिया। अब देखो a, ये तीन टर्म ये मिलके फैक्टराइज हो रही है,
माइनस 5a प्लस 2 से फैक्टराइज हो जाएगी, तो 2a² माइनस 5a प्लस 2a माइनस 5 और प्लस 1। सो a इंटू ये टर्म तो आ गई, इधर से a प्लस 1 और दूसरी टर्म हो जाएगी 2a माइनस 5 एंड प्लस 1। अब अगर a की वैल्यू 2025 यहाँ पुट करें तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और 1 भी पॉजिटिव, मतलब कि ये पूरी जो टर्म है ये भी पॉजिटिव से ही ओपन होगी फॉर a इज इक्वल्स टू 2025। तो बस अब तो दोनों को हमें 2025 मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इस पूरे ब्रैकेट से ओपन करना है। तो ये क्या बन गया, 2a³ माइनस 3a² माइनस 2a प्लस 1, माइनस साइन बाहर है तो माइनस से सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 2a³ माइनस प्लस 3a² प्लस 3a प्लस 2025। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर लेते हैं। एक तो 2a³ माइनस 2a³ कैंसिल, माइनस 3a² प्लस 3a² कैंसिल, ठीक। तो ये रह गया तुम्हारे पास में 3a माइनस 2a a and 1 plus 2025, so 1 plus 2026, 1 plus 2000 or a plus 2026, a is 2025 plus 2026, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 4051। चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है, यस 4051 इज द करेक्ट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस, अ सर्कुलर लूप एंड अ रेक्टेंगुलर फ्रेम आर स्टैंडिंग ऑन द लेवल एज शोन। द डायगोनल AB is extended to meet the circular loop at the highest point। और हाईएस्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो डायमीटर पे ही हो सकता है, बिकॉज ये तो टेंजेंट जा रही है, ठीक। यानी कि अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दूं, सो दिस शुड बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब AB की लेंथ हमें दे दी है 18, BC की लेंथ दे दी है 32, देन रेडियस ऑफ दिस लूप हमें फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट को नेम दे देते हैं D, ठीक। AD टेंजेंट है और ABC ये सीकेंट है, सो हमें पता है AD का स्क्वायर इज AB इंटू BC के इक्वल होना चाहिए। तो AD हमारे पास नहीं है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज 18 इंटू AC, BC नहीं, PA इंटू PB AC। तो ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी 50। तो हमारा AD की लेंथ कितनी आ जाएगी, दिस इज 900, 900 का रूट करोगे तो 30, ठीक। अब ये 30 आ गई, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से CD निकाल लेते हैं। CD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर के, तो CD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 80 इंटू 40, सॉरी 80 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा CD का स्क्वायर हमारे पास 160 यानी 1600, तो CD की लेंथ आ गई 40। तो रेडियस क्या हो जानी चाहिए, हमें से रेडियस पूछी है, रेडियस शुड बी 20 सेंटीमीटर्स। चेक कर लेते हैं, यस 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, n इज अ नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ n, ऐसे कितने n होंगे फॉर विच दिस इज नेचुरल, ये भी नेचुरल नंबर में सोल्यूशन देना चाहिए। तो पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 16 इंटू ये जो टर्म है n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, इसे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो n स्क्वायर माइनस n है, तो n स्क्वायर माइनस 1/2 का तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और हमने प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो साथ में क्या रह जाएगा माइनस 5/4, 1 के साथ कंबाइन होके 5/4 बन गया, इसका स्क्वायर हो गया।
अपॉन में है 2n-1। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में और लिख लेते हैं इसे। तो ये क्या बन जाएगा, 2n-1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 अपॉन 4 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर को बाहर निकाल के 16 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये 16 इस 16 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ 2n-1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इस पूरे का फिर स्क्वायर अपॉन 2n-1। अब देखो, अगर मैं ऊपर होल स्क्वायर की बात करूं, ऊपर होल स्क्वायर ओपन करूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2n-1 टू द पावर 4 माइनस 10 इंटू 2n-1 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25। दिस इज डिवाइडेड बाय 2n-1। इसका नेचुरल नंबर में सोल्यूशन चाहिए, इसका नेचुरल नंबर में सोल्यूशन, तो 2n-1 अपॉन 4 तो ऑब्वियसली 2n-1 से डिविजिबल हो रहा है, ये कैंसिल आउट होके क्यूब बन रहा है, ठीक, इसका कोई टेंशन नहीं। माइनस 10 इंटू 2n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n-1 है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, इधर भी अपॉन में कुछ नहीं बच रहा, ये भी नेचुरल में आ जाएगा, प्लस 25 है, ठीक। अब 25 अपॉन में 2n-1, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि 25 जिन जिन से डिवाइड होगा वही 2n-1 की वैल्यूज हो सकती हैं। तो 2n-1 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, या तो 1 या तो 5 या तो 25। तो n की क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी, अगर 2n-1 1 है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर ये 2n-1 5 है तो n की वैल्यू 6/2 3 हो जाएगी, और यहाँ पे 13 हो जाएगी। तो n की टोटल यही 3 वैल्यूज हो सकती है, नेचुरल की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे होल स्क्वायर चल ही रहा है, तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव में जाएगा नहीं। तो n की टोटल 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, चेक कर लेते हैं। यस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर n इज 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स वाई फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन दिस। अच्छा, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। चलो इधर सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग, इसे मैं लिख सकती हूँ बेस में 2 स्क्वायर है x माइनस लॉग बेस 2 है y इज इक्वल्स टू 0। ये जो 2 का स्क्वायर है वो स्क्वायर आ गया, अपॉन में 1/2 आ जाएगा, सो दिस इज लॉग x बेस 2 माइनस लॉग y बेस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये लिखा जा सकता है लॉग रूट ऑफ x, ये 1/2 इधर x की पावर में जा सकता है, इज इक्वल्स टू लॉग y के बेस में 2। दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले लिए जाएं तो हमारे पास आ जाएगा रूट x इज इक्वल्स टू y, या x किसके इक्वल है, y के स्क्वायर के। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2y स्क्वायर की जगह पे x लिख दिया, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x की दो वैल्यूज प्लस 4 एंड माइनस 2। अब देखो x कहाँ है, लॉग के इधर, लॉग नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता, तो ये वैल्यू तो एलिमिनेट हो जाएगी, x की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू रह जाएगी, दैट इज 4। तो दोनों से मेरे पास मिला करके सिर्फ एक ही सोल्यूशन आ सकता है, x इक्वल्स टू 4 है। अगर इधर भी तुम रख दोगे y की दो पॉसिबल वैल्यूज प्लस माइनस 2, लेकिन उसमें से भी -2 एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज इधर y है, सो ओनली वन सोल्यूशन इज देयर, 4, 2। तो आंसर कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछे हैं
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मेरे पास सिर्फ एक ही आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the adjoining figure PA PB are tangents, AR is parallel to PB, okay, PQ ये 6 दे रखी है हमें, QR this is 18। तो SB की लेंथ चाहिए। सबसे पहले तो मुझे पता है PB की लेंथ क्या हो जाएगी, PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ इंटू PR। सो PB स्क्वायर कितना आ गया, 6 इंटू 24, रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास PB की लेंथ आ जाएगी 12। PB की लेंथ हमारे पास आ गई 12 की, PA भी 12 हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें ये दे रखा है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, यानी कि ये एंगल अगर थीटा है ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल क्या है, इस कॉर्ड और के थ्रू फॉर्म होने वाला एंगल। सो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में भी थीटा एंगल ही बनेगा। ठीक, चलो अब सबसे पहले मैं लेती हूं ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल PSQ एंड दिस ट्राइंगल। तो देखो दिख रहा है ये थीटा और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ट्राइंगल PSQ is similar to triangle RAQ। तो PQ अपॉन RQ किसके इक्वल होगा, PS अपॉन RA के। तो ये PQ की लेंथ है 6 और ये लेंथ कितनी है RQ की 18, यानी कि ये रेशो कितना आ गया 1:3 का। ये 1 पार्ट होगी तो ये 3 पार्ट होगी। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा दो और ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन से दो, देखो एक तो इसमें थीटा एंगल आ रहा है, एक इधर थीटा एंगल आ रहा है। ये कंप्लीट ट्राइंगल लेते हैं और एक ये ट्राइंगल लेते हैं, यानी कि ट्राइंगल PQA एंड ट्राइंगल PQ के साथ में A चला जाएगा और A के साथ में R, PAR। ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। देखो इसका ये एंगल थीटा, इधर ये एंगल थीटा, और दोनों में ये जो P एंगल है ये कॉमन चल रहा है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी AA सिमिलैरिटी से क्या हो गए, सिमिलर। जब ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गए तो इनके रेशोज भी लिख लेते हैं हम। इधर रेशोज क्या मिल जाएंगे मुझे, PQ अपॉन PA इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PA, PA अपॉन में PR। ठीक है, अब PQ ये तो 6 है, PA ये लेंथ 12 है, यानी कि ये रेशो कितना हो गया 6/12, दैट इज 1:2 का हो गया ये रेशो हमारे पास। ठीक, अब मुझे चाहिए, अच्छा मुझे SQ और QA का रेशो चाहिए। इधर ले लेते हैं, देखो SQ और AQ ये भी इसी रेशो में आएंगे, SQ एंड AQ। SQ अगर X है तो AQ हो जाएगी 3X, और SB की लेंथ चाहिए इन टर्म्स ऑफ X, है ना।
तो देखो, अच्छा इधर एक और रेशो लिख लेते हैं, ये भी क्या हो गया, ए क्यू अपॉन ए आर, और ए क्यू अभी मैंने यहाँ पे लिखा था क्या रेशो में आ रहा है, 3x। तो ए क्यू अगर 3x है तो ए आर की लेंथ क्या हो जाएगी, 6x। और अब इधर रख लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ए आर अगर 6x है तो पी एस अपॉन 6x इज इक्वल टू 1:3 होना चाहिए, तो पी एस की लेंथ क्या हो जाएगी, 2x। टोटल इज 12, उसमें से पी एस की लेंथ कितनी निकाल ली हमने, 2x। तो एस बी की लेंथ क्या आ जाएगी मेरे पास, 12 माइनस 2x, ये एस बी आ गई। एस क्यू x है और ए क्यू 3x है। अब S पॉइंट से एस बी टेंजेंट है और एस क्यू ए सीकेंट है, तो वापस से यहाँ पे सीकेंट थ्योरम लगा देते हैं हम, यानी कि एस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एस क्यू इंटू एस ए के इक्वल। सो 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया मेरे पास, x इंटू 4x। स्क्वायर रूट ले लो सीधा सीधा, तो 12 माइनस 2x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2x। तो 12 इज इक्वल्स टू 4x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई इधर, 3। तो हमारा एस बी क्या है, 12 माइनस 2 इंटू 3 6। तो एस बी की लेंथ कितनी आ जानी चाहिए, 6 आनी चाहिए। ये चेक करते हैं, यस 06 हमारा आंसर सही आया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन, A large watermelon weighs 20 kg। 20 kg वाटरमेलन का वेट था, इसमें से 98% तो वाटर है, तो बचा हुआ 2% क्या होगा, इट इज लेफ्ट इन द सनशाइन। ये इसके अंदर मेन जो पल्प होगा वो होगा 2%। तो 2% पल्प, अगर मैं पल्प की वैल्यू निकाल दूँ केजी में, तो ये कितना आ जाएगा, 2/100 ऑफ 20, दैट इज 0.4 kg। अब जब इसको हमने धूप में रख दिया तो क्या हुआ, कुछ वेट कम हो गया। सो अज्यूमिंग दैट जो वेट कम हुआ है वो x कम हुआ है। अब वाटरमेलन का वेट रह गया 20 माइनस एक्स, इसमें से 95% जो भी इवेपोरेट होता है दैट इज ओनली वाटर, पल्प कभी इवेपोरेट नहीं होगा। तो अब इसमें क्या रह गया, वाटर रह गया 95% का, और अगेन जो पल्प है वो कितना रहेगा, 0.4 kg का ही रहेगा, और दैट शुड बी इक्वल टू 5%, सो दैट ये टोटल 100% बन जाए। तो 5/100 ऑफ 20 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0.4 के। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। सो द रिड्यूस्ड वेट इन kg, कितना वेट रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड वेट कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अच्छा ये पूछ रहा है कितना रिड्यूस्ड वेट ऑफ वाटरमेलन इज लेफ्ट, सो दैट इज दी 20 माइनस 12, कितना वेट रह गया वाटरमेलन का, 8 kgs। reduced weight in kg, okay, that is for watermelon। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन the fourth term exceeds the third term by 24। अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे हम फोर्थ टर्म, हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। सो ये टोटल हो गई 4 टर्म्स। तो फोर्थ टर्म यानी कि ए आर क्यूब एक्सीड्स दी थर्ड टर्म, मतलब माइनस ए आर स्क्वायर बाय 24।
ए आर कॉमन ले लेते हैं, ए आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा मेरे पास, r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। ठीक, अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर कितना है 6, ए आर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आर रह जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 6। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ज़रा हम सेकेंड और फर्स्ट को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड करते हैं। तो ए आर स्क्वायर इंटू आर माइनस 1 अपॉन ए आर इंटू आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 24/6। ये कैंसिल आउट हो रहा है, एक आर कैंसिल, तो आर इंटू आर माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 4 के। तो यहाँ से क्या मिल गया मेरे पास, आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल्स टू 4r प्लस 4। तो इक्वेशन क्या बन गई, आर की टर्म्स में आर स्क्वायर माइनस 5r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब अगर हम इसे फैक्टराइज करना देखें तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, नहीं हो रहा ना। अगर वो पॉजिटिव में 4 होता तब तो फिर भी हो जाता, बट यहाँ पे बिकॉज माइनस ऑफ 4 आ रहा है, ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो आर हमें निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस ऑफ बी प्लस 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू माइनस 4 तो प्लस 16 अपॉन 2। सो दिस इज 5 प्लस माइनस रूट 41 अपॉन 2। ये दो आर की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक, अब हमसे पूछा है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म के बारे में। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का सम, इन तीन का सम पूछा है। तो पहले तो ए चाहिए हमें, ए निकालने के लिए हमारी ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी। तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं ए इंटू आर की जगह पे आ रहा है 5 प्लस माइनस रूट 41/2 इंटू 1 प्लस आर, तो 1 एलसीएम ले लोगे तो 2 प्लस 5 प्लस माइनस रूट 41 अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू 6। ए की वैल्यू आ रही है 6 इंटू 4 24 अपॉन में 5 प्लस माइनस रूट 41 इंटू में 7 प्लस माइनस रूट 41। इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लोगे तो इस टाइप में कुछ आ जाएगा, पॉइंट्स में मिल जाएगा। अब हमें निकालना है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का सम, मतलब ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। इसमें से a इंटू आर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर रह गया, 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर फाइंड कर लेते हैं, सो दिस इज 24 अपॉन में 5 प्लस माइनस रूट 41 इंटू 7 प्लस माइनस रूट 41 इंटू में r कितना है हमारा 5 प्लस माइनस रूट 41 अपॉन 2, और ब्रैकेट में फिर इसे ऐड कर लेना, 1 प्लस r इज 5 प्लस माइनस रूट 41 अपॉन 2 एंड अगेन 5 प्लस माइनस रूट 41/2 का स्क्वायर। ठीक, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हें पॉइंट्स में वैल्यू दे देगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द एनएमटीसी अगर हम आंसर की बात करें तो उन्होंने आंसर दे रखा है इसका 30, विच इज पॉसिबल जब यहाँ पे फोर्थ टर्म एक्सीड्स दी सेकेंड टर्म आए बाय 24। अदरवाइज ये बहुत
इस तरीके से पॉइंट्स में आंसर जा रहा है, इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो तुम्हारे पास फाइनली ये दो आंसर्स आ जाएंगे, एक बार प्लस √41 से, दूसरा माइनस √41 से. बट अकॉर्डिंग टू दी आंसर की गिवन बाय AMTI द आंसर इज 31 विच इज करेक्ट ओनली इफ हम यहाँ पे फोर्थ टर्म और उधर सेकेंड टर्म की बात करते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर NMTC जूनियर लेवल पेपर. थैंक यू.